लिमा के मिराफ्लोरेस के क्लिफ से होकर पैसिफिक के नज़ारे देखते हुए मैं अपनी यात्रा जारी रखा हुआ हूँ। इस प्रकार से तराई के अनेकों नज़ारे यहाँ से देखने को मिलते हैं। वो नीचे बीच सर्किट नामक हाईवे, उसके किनारों पर स्पोर्ट्स क्लब, नाइट क्लब जैसे मनोरंजन केंद्र स्थित हैं। सर्किटो डी प्लायास नाम से प्रादेशिक स्तर पर जानी जाने वाली सड़क से होकर गाड़ियां बहती हुई सी जा रही हैं। उसके ऊपर से और समुद्र के ऊपर से पैराग्लाइडर्स। इस प्रकार के अनेकों उद्यान मिराफ्लोरेस में स्थित हैं। इंडिवदाना पार्क, सालासार पार्क, एंटोनियो रेमंडी पार्क, इशहाक रबिन पार्क आदि के रूप में उद्यानों के नामों की सूची लंबी होती जा रही है। प्रत्येक उद्यान की सीमा पर बड़े बड़े अपार्टमेंट सिर ताने खड़े हैं। शॉपिंग मॉल्स, बड़े होटल आदि भी इन इमारतों में स्थित हैं। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए शहर का भाग। मिराफ्लोरेस में आने पर एक अमीर देश में पहुंचने जैसा आभास होता है। कई अवसरों पर यह भूल जाते हैं कि हम पेरू जैसे देश से होकर यात्रा कर रहे हैं। इन नज़ारों से होकर और अधिक घूमने के लिए मेरे पास समय नहीं बचा है। कार की पार्किंग की तरफ जा रहा हूं मैं। वास्तविकता यह है कि पर्यटकों और मनोरंजन की खोज में आने वालों के इस क्षेत्र से लौटने का मन नहीं कर रहा है। फिर भी ओस्वाल्डो की कार में सवार होकर यात्रा जारी रखा हुआ। अब मेरे पास मिराफ्लोरेस या पेरू नामक देश में ही और अधिक रहने का समय नहीं बचा है। अभी समय 4:30 हुआ है। 5:30 बजे हवाई अड्डे पहुंचना है। रात 8 बजे के विमान में आम्स्टरडाम जाना है और वहां से मुंबई की ओर, मुंबई से कोच्चि की ओर उड़ान भरनी है। इस लंबी यात्रा की परेशानी यह है कि चौथे दिन ही कोच्चि पहुंचे जा सकते हैं। यहां से अब 1 घंटे में हवाई अड्डे पहुंचना है। अंग्रेजी और मेरी जानकारी वाली स्पेनिश भाषा में ओस्वाल्डो को बात समझाई। अब यहां से मिराफ्लोरेस के नीचे की बीच सर्किट पर उतरना है। मिराफ्लोरेस से 150 फुट क्लिफ के नीचे उतरने का रास्ता यह है। पत्थर बिछाकर सुंदरता से बनाया गया रास्ता। देखो कितनी स्वच्छता और सुंदरता से इस प्रदेश को बनाया गया है। रेगिस्तान समान एक प्रदेश को ही इस प्रकार से तैयार किया गया है। बैनर और विज्ञापन का बोर्ड नहीं है। दक्षिण उत्तर की यात्रा करने वाले स्पर्धा में लगकर बोर्ड लगाते तो ये प्रदेश हमारे देश के जैसे हो जाते। हमारे देश की सड़कों के किनारे और शहर कितने गंदे हैं यह जानना हो तो यहाँ सब जगहों पर घूमकर देखना होगा। अनावश्यक बोर्ड लगाकर बैनरों को सड़क के आर पार बांधकर घास के लॉन और पेड़ों को किसी प्रकार का कोई नुकसान यहाँ नहीं पहुंचाया गया है। इन नज़ारों से होकर यात्रा करते समय मैं ये सोचने लगा हूँ कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को इस मामले में कब समझ आएगी। देश की सुंदरता और प्रकृति के अस्तित्व के लिए खतरा बनने वाले बोर्ड और बैनर को नहीं लगाना चाहिए करके ये नेतागण अपने अनुयायियों को कब समझाएंगे। इस देश में भी राजनीतिक नेतागण और आंदोलन होते हैं। अंतर इतना ही है कि ये लोग अपने प्रदेश को गंदा नहीं करते हैं। कार अभी 20 सर्किट पहुंच गई है। लिमा के सबसे सुंदर रास्ता है यह। 1960 के दशक में अस्तित्व में आए रास्ते की विस्तार और सुंदरता बढ़ाने के काम अभी भी चल रहे हैं। लोहे के जाल बिछाकर संरक्षित किए हुए टीले दाईं तरफ दिख रहे हैं। 20 सर्किट के लिए पहाड़ी से मिट्टी के सरकने की प्रक्रिया हमेशा खतरा बना हुआ होता है। पत्थर और मिट्टी सरक कर रास्ते पर गिरने से कई दिनों तक यातायात के ठप होने की घटना भी हुई है। लोहे के जाल के ऊपर एक प्रकार के बेल के फैलने से टीले की हरियाली बढ़ाने का काम हुआ है। यह देखो कि नगर के अंदर की यातायात में फंसे बिना आगे जा सकने के लिए बनाई गई इस सड़क को कितनी सुंदरता से बनाया गया है। मगदलीना क्षेत्र से आगे की ओर है अभी यात्रा। लिमा के कल्लाओ, सैन मिग्वेल, मगदलेना, सैन इस्त्रो, मिराफ्लोरेस, बर्रांगो, चुरिलोस आदि तटीय जिलों से होकर जाने वाली सड़क हैं 20 सर्किट। टीले के ऊपर अपार्टमेंट समुच्चय बने हुए हैं। ओस्वाल्डो अब मेरा एक अच्छा मित्र बन चुका है। ये आश्चर्य की बात है कि हम दोनों किस प्रकार से अपने विचारों के आदान प्रदान कर रहे हैं।
मैं अंग्रेजी में और ओस्वाल्डो स्पेनिश में कहने वाली बातें मन की एकता के कारण एक दूसरे की समझ में आ रही है। कार फिर से 20 सर्किट से नगर के अंदर प्रवेश कर चुका है। न जाने किन किन गलियों से दौड़ा कर ओस्वाल्डो ने कार को हवाई अड्डे वाली हाईवे पर पहुंचा दिया है। 1 घंटे में मुझे हवाई अड्डे पहुंचाने का जो वादा किया था उसे निभाने के प्रयत्न में लगा हुआ है ओस्वाल्डो। उस ड्राइवर की सच्चाई और आत्मीयता ने मुझे आकर्षित किया। आज पूरा दिन मेरा एक अच्छा सहायक बना रहा था ओस्वाल्डो। एक दिन में अनेकों नजारों की ओर वह मुझे ले गया है। कहने के मुताबिक 5:30 बजे से पहले ही ओस्वाल्डो ने मुझे जॉर्ज शावेज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा दिया है। उस अच्छे मित्र ने कृतज्ञता के साथ मुझे विदा किया। मैंने उनसे भी अपनी कृतज्ञता प्रकट की और एक छोटी रकम टिप के रूप में भी दिया। उस कुलीन एवं सच्चे ड्राइवर अपनी सीट पर बैठ गया। कोट और आइडेंटिटी कार्ड को ठीक से धारण करके एक बार फिर विदा लेकर गाड़ी लेकर चला गया। मैंने ये सोचते हुए कि इस प्रकार के अनेकों अच्छे मनुष्यों से यात्राओं के दौरान मुलाकात होती रहती है, हवाई अड्डे के अंदर प्रवेश किया। यहां से रॉयल डच विमान में मुझे जाना है। बोर्डिंग पास लेकर मैं आगे बढ़ा। बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। अब सुरक्षा जांच बाकी है। लिमा से एम्स्टर्डम के लिए 13 घंटे की हवाई यात्रा है। मैं पेरिस से होकर एयर फ्रांस विमान में लिमा पहुंचा था। वापसी की यात्रा KLM रॉयल डच विमान में एम्स्टर्डम से होकर। नीदरलैंड्स की राजधानी है एम्स्टर्डम। वापसी की यात्रा के दौरान की परेशानी से मैं थोड़ा आशंकित हूं। फिर भी लिमा से लौटते हुए मैं संतृप्त हूं। पेरू के नज़ारों को जितने हो सकते थे उतने अपने कैमरे में उतार चुका हूं। यहाँ आते समय जिस तरह से मैं आशंकित था उस प्रकार की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। मात्र 4 दिन ही मैं पेरू में था, लेकिन उन 4 दिनों में कैमरे में कैद किए 25वें एपिसोड हैं अभी दर्शकों की आंखों के सामने। अर्थात एक दिन में औसतन 6 एपिसोड शूट कर पाया हूं। ठीक 7:30 बजे विमान के अंदर की ओर यात्रियों को प्रवेश करना आरंभ कर दिया। मुझे एक विंडो सीट मिली है। अब एक लंबी यात्रा है। विमान ने आगे बढ़ना शुरू किया। मैं सीट के पीछे टेक लगाकर लेट सा गया। यह अगला दिन है। लिमा से रवाना हुए 12 घंटे बीत चुके हैं। दोपहर के करीब का समय। विमान अभी नॉर्थ सी के ऊपर से उड़ रहा है। यूके के ऊपर से उड़कर ही नॉर्थ सी के ऊपर पहुंचते हैं। नीचे इंग्लिश चैनल से होकर जाने वाले जहाज नजर आ रहे हैं। एक लंबी नींद, 2 वक्त का खाना, स्क्रीन पर 2-3 डॉक्यूमेंट्री को देख लेने के साथ 12 घंटे बीत गए। अब 1 घंटे में यह विमान एम्स्टर्डम के शिफोल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। एक बहुत ही आलस भरी यात्रा थी वह। अटलांटिक समुद्र और अनेकों देशों के ऊपर से विमान ने उड़ान भरे। लंबी यात्रा की परेशानी सूजन के रूप में पैरों पर प्रकट हो चुके हैं। समुद्र में इस तरह का एक नजारा है। विंड मिल्स, बिजली के उत्पादन के लिए कतार में स्थापित पवन चक्की। वो दूर डच भूमि नजर आ रही है। नेदरलैंड्स हॉलैंड नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ सी कैनाल नामक एक नहर समुद्र में आकर मिलते हुए देखे जा सकते हैं। उस कैनाल से होकर ही जहाज एम्स्टर्डम के बंदरगाह पहुंचते हैं। नॉर्थ सी से एम्स्टर्डम नगर तक लंबाई में फैला हुआ कैनाल। उसमें अनेकों डॉक्स हैं। समुद्र तल से नीचे स्थित है एम्स्टर्डम नगर। नॉर्थ सी कैनाल के तट पर बड़े वाणिज्यिक केंद्र नजर आ रहे हैं। वो बंदरगाह से सटी हुई जगह है। वहां टाटा स्टील का एक कारखाना भी है। विमान नॉर्थ सी के तट के ऊपर से उत्तर की ओर उड़ रहा है। थोड़ी दूर और जाकर एक यू टर्न लेकर ही अंतर्राष्ट्रीय शिफोल हवाई अड्डे पर उतरना है। अभी नीचे बीच के प्रदेश और सुनसान प्रदेश नजर आ रहे हैं।
यहां से यह दिख रहा है कि एम्स्टर्डम का आकाश में बादल छाए हुए हैं। बादलों के आगे की ओर जाने के बाद विमान एक यू टर्न लेने की तैयारी में लग गया। अभी भी नॉर्थ सी के ऊपर से ही है हमारी यात्रा। अब नीदरलैंड्स की धरती पर विमान प्रवेश करेगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी से ब्रिटेन के ऊपर और ब्रिटेन से यूरोप के दूसरे प्रदेशों की ओर युद्ध विमानों के उड़ते रहे खाड़ी के ऊपर से ही है ये विमान उड़ रहा है। संघर्षों से भरे उस काल के दौरान अनेकों ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी थे नॉर्थ सी, यह सोचते हुए मैं बैठा रहा। समुद्र के ऊपर से विमान भूमि के ऊपर प्रवेश कर रहा है। नॉर्थ हॉलैंड ड्यून रिजर्व नामक प्रदेश है नीचे। वह एक नेचुरल रिजर्व है। 5300 हेक्टेयर प्रदेश में वह फैला हुआ है। उसको पार करके हॉलैंड की मुख्य भूमि के ऊपर पहुंचने पर नीचे विशाल खेतीहर जमीन नजर आ रही है। उसके बीच से नाले बह रहे हैं। अनेकों नाले, नहर और अन्य जलाशयों वाला एक बड़ा प्रदेश है हॉलैंड की इस धरती पर। समुद्र से 2 से 6 मीटर नीचे की तरफ इस देश का बड़ा भूभाग स्थित है। बड़े बंड बनाकर समुद्र के पानी को रोककर बड़े नहरों से पानी को समुद्र में पंप करके इस प्रदेश को डूबने से बचा रखा है। अभी अस्सूम नामक प्रदेश से होकर जा रहे हैं। एम्स्टर्डम के उत्तर पश्चिमी प्रदेश हैं ये सारे। अस्सूम से आगे बढ़कर अभी हिम्सकरेक के गोल्फ क्लब के ऊपर से है हमारी यात्रा। एम्स्टर्डम के सबसे बड़ा गोल्फ क्लब है यह। थोड़ी दूर रोरिक्सपैरक नामक आदिवासी प्रदेश नजर आ रहा है। बड़े शहरों से लगे हुए विशाल खेतीहर जमीन का होना ही यहां की विशेषता है। अभी नॉर्थ सी कैनाल और भी साफ नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले विमान एक अन्य भाग से होकर गया था। वहां से जाकर यू टर्न लेने पर नॉर्थ सी कैनाल का नजारा और अधिक व्यक्तता के साथ नजर आ रहा है। यह मनुष्यों के द्वारा निर्मित एक कैनाल है। 1865 से लेकर 11 साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा हुआ कैनाल है यह। विमान के उड़ने की बाईं तरफ है एम्स्टर्डम नगर। छोटे शहर, विशाल खेतीहर जमीन, जलाशय, नहरें। बहुत संकट सहकर समुद्र से प्राप्त भूमि को उससे भी अधिक संकट सहते हुए बरकरार रखने वाली होती है डच जनता। अनेकों शताब्दियों पहले शुरू की गई मेहनत का काम है वह। योजनाबद्ध नगर और उम्दे आधारभूत संरचना नीदरलैंड्स में हर तरफ दिखाई देते हैं। अच्छी सड़कें, अच्छी तरह संरक्षित गोल्फ कोर्स, उद्यान, सुंदर जलमार्ग आदि सब मिलकर शालीनता और परंपरा के नजारे यहां दिख रहे हैं। कृषि भूमि के ऊपर से हाईवे की विशाल श्रृंखलाएं, इंटरचेंजेस और ब्रिजेस, अनेकों कैनाल आदि सब कुछ है यहाँ। डे लीडे नामक प्रदेश अभी नजर आ रहा है। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल के दौरान कैनाल से होकर के यातायात को नियंत्रित करने के लिए स्थापित एक किला आदि है डे लीडे में। उस जगह को पीछे छोड़कर विमान शिफोल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंच रहा है। हवाई अड्डे के पोल्डरवैन नामक रनवे पर विमान उतर रहा है। शिफोल हवाई अड्डे पर 6 रनवे हैं। उनमें से एक है पोल्डरवैन। विमान पोल्डरवैन रनवे पर उतरा। एम्स्टर्डम के आकाश पर कोहरा छाया हुआ है। मैं ये नज़ारे इसलिए कैमरे में कैद कर रहा हूं ताकि पेरू के साथ दर्शकों को एक अन्य देश के नज़ारे भी प्राप्त हो सके। कैनाल और हाईवे के ऊपर हैं रनवे। रनवे के समांतर में दाईं तरफ केप 5 नामक एक हाईवे जा रही है। नीदरलैंड्स के सबसे छोटी मोटरवे होने की खासियत भी केप 5 को प्राप्त है। 17 किलोमीटर लंबी सड़क।
बिल्कुल पानी और कीचड़ भरे बंजर पड़ी जमीन को इस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से सड़क में तब्दील किया गया है। सटीक तरीके से बनाया गया कनाल। इस कनाल से ही जमीन को बंजर बनाने से रोके जाते हैं। एम्स्टर्डम नगर में 165 बड़े कनाल और अनेकों छोटे नाले स्थित हैं। वो सारे मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं। हमारे देश की इस प्रकार की जमीन को किस प्रकार से उपयोग किए जा सकते हैं यह समझना हो तो नीदरलैंड में आना भर होता है। सुंदर और स्वच्छ तरीके से प्रकृति को तैयार करके कैसे रखना होता है वह यहाँ देखे जा सकते हैं। K5 हाईवे के समानांतर में रनवे पर विमान दौड़ रहा है। रनवे पर विभिन्न प्रदेशों की ओर के मोड़ नजर आ रहे हैं। वो सारे विभिन्न टर्मिनल की ओर के मार्ग हैं। उसके नीचे से भी हाईवे जा रही है। हाईवे की दूसरी तरफ सफेद रंगों वाली इमारतों का एक समुच्चय नजर आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के नीदरलैंड्स के मुख्यालय और हिल्टन के बृहद होटल हैं उनमें। यूरोप के प्रमुख हवाई अड्डे में से एक हैं शिफोल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 19वीं शताब्दी में फोर्ट शिफोल नामक एक विशाल किले की जमीन पर बाद में हवाई अड्डा बनाया गया था। 1916 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक मिलिट्री एयरबेस के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। युद्ध की समाप्ति पर यह एक सिविलियन एयरपोर्ट में रूपांतरित हो गया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कहानी में बदलाव आ गया। जर्मनी की सेना ने इस हवाई अड्डे को अपने कब्जे में कर लिए। युद्ध के अंतिम चरण में सख्य देशों की सेना के आक्रमण से हवाई अड्डा पूरी तरह से तबाह हो गया। युद्ध की समाप्ति पर पुनर्निर्माण किए गए हवाई अड्डा 1940 में नीदरलैंड्स के सबसे प्रमुख हवाई अड्डे में बदल गया। विमान मुख्य टर्मिनल की इमारत के समीप पहुंच गया है। शिफोल हवाई अड्डे पर मात्र एक ही टर्मिनल है। इकलौते टर्मिनल को 3 भागों में विभाजित करके ही यात्रियों की भीड़ पर नियंत्रण रखते हुए इसको सुगमता से चलाते हैं। एमिरेट्स आदि के विमान यहाँ पड़े हुए हैं। यह भाग गल्फ क्षेत्र से आने वाले विमानों के पहुंचने की जगह है। अभी प्रत्येक वर्ष 6 करोड़ से अधिक यात्रियों के आने जाने का हवाई अड्डा है। यह KLM रॉयल डच एयरलाइंस के मुख्य हब हैं। यह हवाई अड्डा डेल्टा एयरवेज, जेट एयरवेज आदि के प्रमुख हब भी यही है। विमान निश्चल हुआ। 13 घंटे की यात्रा के अंत में यूरोपीय महाद्वीप पहुंच गया हूं। यात्री थके हुए हैं। विमान के रुकते ही सब लोग उठकर बैग आदि उठाने लगे। इनमें से कई लोग सड़क मार्ग से पड़ोसी देशों में जाने वाले होंगे। ट्रेन से जाने वाले भी होंगे। यहाँ से कनेक्शन फ्लाइट से जाने वाले भी होंगे। मुझे तो अभी एक और लंबी यात्रा पर निकलना है। यहाँ से 10 घंटे उड़कर ही मुझे मुंबई पहुँचना होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी परेशानी बाकी है। एम्स्टर्डम के इस हवाई अड्डे पर अभी 20 घंटे इंतजार में बिताना होगा। कल सुबह 11 बजे ही यहाँ से मुंबई के लिए विमान की सेवा उपलब्ध है। उससे पहले सुरक्षा जांच से होकर गुजरना होगा। चलकर परेशान हुए एक बालक पिता के सूटकेस के ऊपर बैठा हुआ है। टर्मिनल में इंतजार करते हुए अभी 20 घंटे बिताने होंगे। हवाई अड्डे से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यूरोपियन वीज़ा का नहीं होना ही उसका कारण है। विभिन्न टर्मिनल से होकर सुरक्षा जांच पूरी कराते हुए मुझे जाना है। इस हवाई अड्डे पर इतने लंबे घंटों तक इंतजार करने के बारे में सोचकर ही परेशानी का अनुभव हो रहा है। दुनिया घूमने के दौरान आने वाली परेशानियों में से एक है यह भी। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास पेरू नामक देश के 25 एपिसोड्स के लिए अद्भुत नज़ारे हैं। वहाँ के महान अनुभव मेरी चिंताओं में हैं। उस प्रकार की संपत्ति के साथ आने वाले के लिए इंतज़ार करना कोई परेशानी नहीं है। इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अगले दिन मुंबई की ओर उड़ने वाला जेट एयरवेज विमान नज़र आ रहा है। उस परिचित को देखने की खुशी में मैं बैठा हुआ हूँ। विमान में माल चढ़ाए जा रहे हैं। आज रात 11 बजे तक ये विमान मुंबई पहुँचेगा। एक अन्य परेशानी भी वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आज पूरी रात मुझे मुंबई हवाई अड्डे पर इंतज़ार में बैठा रहना होगा। मुंबई से कोच्चि के लिए कल सुबह ही विमान उपलब्ध हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पेरू की राजधानी लिमा से रवाना होकर
चौथे दिन ही मैं अपने प्रदेश पहुंच पाऊंगा। अब एम्स्टर्डम से मुंबई की ओर 10 घंटे की यात्रा। विमान में चढ़ने के इंतजार में मैं बैठा रहा।